डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मसल्स का। आई सपोज सबको स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर। यस स्क्रीन सर। विजिबल, ओके। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। अपना बड़े बेसिक से बात करेंगे। अब जब बेसिक्स की बात करते हैं तो बेसिक चीज पे भी चलते हैं। जो सबसे बेसिक चीज है वो सेल। अब मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू का एवोल्यूशन की बात करें तो मस्कुलर काइंड ऑफ टिश्यू का जो एवोल्यूशन है, ठीक है, वो आपका कहीं ना कहीं सिलेंट्रेट से थोड़ा थोड़ा ओरिजिनेट होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ओरिजिनेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है? हम अगर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, लेट्स से हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा अपनी सूडोपोडियल मूवमेंट्स करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो अपनी सूडोपोडिया की मूवमेंट्स करता है, चलता फिरता है। ठीक है। अच्छा, अब जो ये सूडोपोडिया की मूवमेंट्स है अमीबा की, अगर हम इसके माइक्रो लेवल पे जाएं तो हम क्या देखते हैं कि इसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स यानी फिलामेंट्स या पॉलीमर्स मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ करने के लिए। किसी का माइक ऑन है, उससे डिस्टर्बेंस हो रही है, उसे ऑफ कर लीजिए। सब लोग माइक ऑफ रखेंगे अपना। ओके। तो आ, हाँ, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के बने फिलामेंट्स ना माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। अगेन साइटोस्केलेटन में आता है। तो अमीबा अपने इसी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के मूवमेंट की वजह से सूडोपोडियल मूवमेंट्स कर पाता है। ठीक है। तो उसका जो लोकोमोशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? एक्टिन और मायोसिन पे डिपेंडेंट है। ठीक। अब उसका मूवमेंट और लोकोमोशन एक ही है। वो मूवमेंट करते से लोकोमोशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें ऐसा हो सकता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हो सकता है कि एक जगह मूवमेंट हो रहा हो, दूसरी जगह ना हो रहा हो। तो इट इज नॉट ऑलवेज कन्वर्टेड टू लोकोमोशन। लेकिन अगर मूवमेंट एज अ होल हो जाए तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है लोकोमोशन में। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहता है कि मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। और मूवमेंट के लिए, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास तो सिर्फ एक ही सेल है जो सारे काम करेगा। हमारा जो सिस्टम है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। और हमारे पास एक पर्टिकुलर टिश्यू है, स्पेसिफिकली द मस्कुलर टिश्यू, जिसको हमने रखा हुआ है सिर्फ किसके लिए? मूवमेंट के लिए। जहां भी हमें लगता है कि देखो यहाँ मूवमेंट जो है जरूरी है, वहां हम मस्कुलर टिश्यू डाल देते हैं। जहां भी हमें लगे कि भाई मूवमेंट जो है जरूरी है, वहां मस्कुलर टिश्यू डाल देते हैं। क्लियर है पॉइंट? और जहां मस्कुलर टिश्यू नहीं डाल सकते, वहां पे एपिथेलियल टिश्यू में ही मस्कुलर टाइप फाइबर्स डाल के उसको कॉन्ट्रैक्टाइल बना देते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज है। जैसे लिवर है। सर लिवर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही है? किसी एक को क्लियर नहीं आ रही? सर क्लियर है। सर रुक के आ रही है। देखो। अच्छा, सबको रुक के आ रही है। ओके। ओके, अब कैसे आ रही है? अभी भी अटक के आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। एक मिनट, जस्ट चेक। अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ जी यस सर। सर। हाँ। अब वापस मैं प्रेजेंट करता हूँ। आई प्रेजेंट इट अगेन। वॉइस क्लियर है ना? है ना?
स्क्रीन नहीं नजर आ रही होगी। यस सर। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ सर, बस यस आपकी सर। फोटो दिख रही है। तो बहुत पुरानी है। ओके, तो अब आई सपोज स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोगों को। सर स्क्रीन विजिबल होती है, आपकी आवाज ब्रेक हो जा रही है, पता नहीं क्यों। मतलब स्क्रीन विजिबल होते ही वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, बहुत डिस्टरबेंस है वॉइस में। मे बी शायद वो ज्यादा डेटा हैंडल नहीं कर पा रहा होगा ना, मतलब कि हैंडलिंग द स्क्रीन एंड। सर म्यूट कर दिया किसी ने आपको? हाँ, ये फलक चौधरी के नाम से कौन है? रानी सर, मैं तो शशांक सिंह के नाम से हूँ। नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। मैं ये फलक चौधरी की बात कर रहा हूँ। खैर, तो आगे बात करते हैं। ओके, वापस आई ट्राई टू प्रेजेंट इट इफ यू गेट द वॉइस। प्रेजेंट स्क्रीन, प्रेजेंट स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है। आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, यस यस सर। सर। यस ओके, सर। और वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। तो अगर बीच में ब्रेक करती है तो मुझे बता दीजिएगा, हम वहीं से दोबारा शुरू कर लेंगे। ऑनलाइन टीचिंग में इतने छोटे मोटे इश्यूज तो चलते रहेंगे। खैर, तो मैं आपको वही बता रहा था कि देखो, सारी चीजें ना कॉन्सेप्ट की होती है, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट लिंक्ड होना चाहिए कि भाई अमीबा अगर मूवमेंट करा तो उसमें भी एक्टिन मायोसिन है। हमारी बॉडी में यूनिसेलुलर है नहीं, तो हमारी बॉडी में हमने जहां मूवमेंट करना है, जहां कॉन्ट्रैक्शन करना है, वहां हमने मस्कुलर टिश्यू दे दिया। ठीक है, लिवर में जरूरत नहीं है, तो वहां पे मस्कुलर टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, जहां जरूरत है वहां प्रेजेंट है। इंटेस्टाइन में जरूरत है तो भाई प्रेजेंट है। इसोफेगस में जरूरत है तो प्रेजेंट है। हार्ट में जरूरत है तो प्रेजेंट है। ठीक। तो अब जो बॉडी की जितनी जितनी मसल्स है ना, ठीक है, सबकी खास बात क्या होती है? मैं अगर मैं एक मसल सेल की बात करूं, तो एक मसल सेल इकलौता ऐसा सेल है न्यूरॉन के अलावा जो एक्साइटेबल है। एक तो न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होते हैं, वो उनका वो जो वो अपनी पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में जाते हैं। मतलब अपना जो पोलराइज स्टेटस है, डीपोलराइज स्टेट में जाते हैं और रिपोलराइज होते हैं, मतलब उनमें एक इम्पल्स जनरेट होती है। इसे बोलते हैं एक्साइटेशन। ये न्यूरॉन्स में होता है। इसके अलावा अगर किसी में होता है तो मसल सेल में होता है। तो ये खास बात है मसल सेल की। इसके अलावा मसल सेल की और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कभी आपको पूछी जा सकती हैं। आपको आइडिया होना चाहिए। मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। तो एक तो हो गया उसका एक्साइटेबिलिटी। दूसरा आपको होता है इट हैज कॉन्ट्रैक्टाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तीसरा है उसका, आवाज सबके लिए ब्रेक हो रही है? सर जब जी आप सर, बता रहे क्लियर थे है। ब्रेक हो रही है। अब देखिए क्लियर है। अगर किसी एक देखिए अगर किसी एक के लिए ब्रेक हो रही है और बाकियों के लिए क्लियर है, या एक को भी अगर क्लियर है, तो इसका मतलब कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत। क्योंकि अगर मेरे इंटरनेट कनेक्शन में यहाँ से दिक्कत होती है तो फिर आई सपोज सबकी अनक्लियर होती।
तो आप अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप मेरी स्क्रीन को पिन कर लें, उससे आपके वॉइस ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और आपके फ़ोन में अगर बैकग्राउंड में कोई दूसरी चीज़ें खुली हुई हैं तो उनको बंद कर लीजिए, सिर्फ ये गूगल मीट ही ऑन रहने दीजिए, बाकी चीज़ें ऑफ कर लीजिए। तो आई सपोज उससे भी आपके जो फ़ोन का प्रोसेसर है उसको हेल्प मिलेगी और आपका वॉइस क्लियर आपको आएगी। ये कुछ बेसिक सजेशन हैं। फिर आई सपोज मेरी आवाज़ अभी आपको क्लियर आ रही है कि इट्स ब्रेकिंग, अभी भी ब्रेक कर रही है? सर क्लियर नहीं है। सर, क्लियर है, क्लियर है ओके। सर। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि अब मैं बॉडी की मसल्स को दो तरीके से बांट सकता हूँ। भाई एक मसल्स वो हो गई कि जो, अच्छा मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था। भाई एक तो कंट्रैक्टाइबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, तीसरा है एक्सपैंडेबिलिटी, मतलब आप खींच के एक्सपैंड कर सकते हैं। तभी तो बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। बॉडी बिल्डिंग में आप क्या करते हो, अपनी मसल्स को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हो, पंपिंग कहते हैं, ठीक है ना, पार्शियल कंट्रैक्शन ऑफ मसल कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपैंडेबिलिटी है। देन इलास्टिसिटी है। अब इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि हमने मसल को खींचा, खींच के उसका साइज इंक्रीज कर दिया, फोर्स लगानी छोड़ दी, मसल उसी साइज की हो गई। तो मतलब खींचती है, साइज बढ़ता है या शॉर्टन होती है, जो भी हो, उसके बाद वापस उसी साइज की हो जाती है। तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ द मसल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मसल्स की हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। और मसल्स की अगर मैं वापस से बात करूं तो बॉडी में ना हमारे, मैं कैटेगराइज करूँ तो दो तरीके की मसल्स हुई। एक जो मेरे कंट्रोल में है, मेरी मर्जी से चलती हैं, ठीक है ना, कॉन्शियस कंट्रोल में आप कह सकते हैं। ब्रेन के कंट्रोल में तो सारी, मैं कॉन्शियस कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। एक मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में है, जैसे मैं वॉलंटरी मसल बोलता हूँ, और जो मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी। एज सिंपल एज दैट। अब क्या हुआ कि जो वॉलंटरी मसल्स थी ना मेरी, उसको मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नजर आया। जैसा कि आप देख सकते हो फिगर ए में, कि जितनी मेरी वॉलंटरी मसल थी मुझे उसका एक स्पेसिफिक तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया। अब इस स्ट्रक्चर में मैं क्या देखता हूँ कि पहले तो ये मल्टी न्यूक्लियेटेड है, इसमें एक न्यूक्लियाई नहीं बल्कि मल्टीपल मल्टीपल न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। जैसे आप, यू नो, जैसे हम सिंसाइशियल कहते हैं, सिंसाइशियल फ्यूज साइटोप्लाज्म, वैसे वाला जैसे आप संजाय में पढ़ते हो, ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन विदाउट सेप्टा, ए सेप्टेट। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। पॉइंट नंबर वन, न्यूक्लियाई सारे के सारे आपकी लोकेशन देखिए आप ध्यान से डायग्राम में, ये डायग्राम बहुत कुछ कहता है। जो न्यूक्लियाई है वो कोने में होते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियाई। शेप ओवरऑल सिलेंड्रिकल होती है और इसमें आपको स्ट्राइएशंस नजर आती हैं। और इस स्ट्राइएशंस की वजह क्या है? स्ट्राइएशंस की वजह है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का, जहां पे कहीं पे वो ओवरलैप करते हैं, कहीं ओवरलैप नहीं करते। जहां वो ओवरलैप करते हैं वो हिस्सा डार्क नजर आता है, उसे हम डार्क बैंड बोलते हैं। और जहां वो ओवरलैप नहीं करते उसे हम लाइट बैंड बोलते हैं। जो आप यहाँ पर ये इस डायग्राम में देख सकते हो कि जहां पर ये ब्लू वाले जो हैं ये एक्टिन है और ये ऑरेंज वाले जो हैं ये मायोसिन है। जहां ये ओवरलैप कर रहे हैं वो हिस्सा, जितना ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरलैपिंग है, जिसको हम ए बैंड बोलते हैं। और ए बैंड मतलब दी डार्क बैंड, ठीक है, ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। और जहां ओवरलैपिंग नहीं है, बचा हुआ हिस्सा, ये बचा हुआ हिस्सा दोनों तरफ, ए बैंड के दोनों तरफ, दैट इज द आई बैंड, सर वॉइस द लाइट बैंड। हाँ, क्लियर है इतना पॉइंट? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा लास्ट क्या समझ में आया वो बता दो, मैं वहीं से शुरू कर दूं दोबारा। तो यही बैंड वाला। हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा था, सुन लीजिए। अभी क्लियर है वॉइस? सर जी सर। ओके, आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए अगर क्लियर है वॉइस तो। और अगर अनक्लियर होती तो मुझे एक जना माइक ऑन करके बता देना, ठीक? ओके। तो मैं बता रहा था कि जैसे ऑरेंज वाले मायोसिन है और ब्लू वाले एक्टिन है,
ये जहां ओवरलैप कर रहे हैं वो आपका ए बैंड है, और जहां ओवरलैप नहीं करते वो आपका आई बैंड हो जाएगा। तो एक तो आपका ओ बैंड हो जाता है, सॉरी ए बैंड हो जाता है, और एक आपका हो जाता है द आई बैंड। ए वाला जो है वो डार्क बैंड है, और आई वाला जो है वो आपका लाइट बैंड है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ना, ठीक है, डार्क लाइट, ये ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ मिलती है वॉलंटरी मसल्स में, जिसको मैं स्केलेटल मसल्स भी बोलता हूँ, यानी आपका डायग्राम ए वाला। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये सेम तरीके का जो स्ट्राइएशन है आपको डायग्राम नंबर सी में भी देखेगा, ठीक है। और ये मसल्स, ये इनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। इनको हमने अलग कैटेगरी में डाला है। दिखने में थोड़ी सी लग रही है क्या कहते हैं इसके, वॉलंटरी मसल्स जैसी, लेकिन ये इनवॉलंटरी नेचर होती है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इसे अलग करते हैं, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। खैर, तो कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली ये है हमारे पास कि हमारे पास वॉलंटरी मसल्स है जो स्ट्राइएटेड हैं। अब मुझे एक बात और ये समझनी जरूरी है कि जब मैंने इनका स्ट्रक्चर सबका देखा ना, ठीक है, तो मैंने देखा एक और चीज नोटिस करी कि जितनी वॉलंटरी मसल्स है ना, इनमें से मैक्सिमम मसल्स, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम, सारी की सारी नहीं, इनमें से जो मैक्सिमम मसल्स हैं ये सब स्केलेटल टिश्यू से जुड़ी हुई हैं, मतलब बोन से जुड़ी हुई हैं। और बोन मूवमेंट करती है तो ये भी मूवमेंट करती है, जैसे हमारी बाइसेप, ट्राइसेप, ठीक है ना, प्रोनेटर, सुपिनेटर, सो मेरी, ठीक है ना, जॉ की मसल्स, है ना। तो जितनी ये मसल्स है मेरी मोस्टली, ठीक है, गैस्ट्रोनेमस हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई, ये सारी जितनी मसल्स हैं जिसमें मैं वॉलंटरी कह रहा हूँ, ये मैक्सिमम कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, स्केलेटल टिश्यू से जुड़ी हुई है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। ओके, तो यहां तक क्लियर है आप सब लोगों को? तो आगे चलते हैं, ठीक है। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस ओके। सर। अच्छा, अब तो मैंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द जो स्ट्राइड मसल्स है वो बोन से जुड़ी हुई है, इसलिए हमने इसका एक और नाम दे दिया दी स्केलेटल मसल्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर स्केलेटल मसल आपके बोन से जुड़ी ही हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आपके ये जो आईलिड की मसल्स हैं, ठीक है, ये भी स्केलेटल मसल्स हैं आपकी, ठीक है, लेकिन ये बोन से जुड़ी हुई नहीं है। आपके अपर इसोफेगस में स्केलेटल मसल्स रहती हैं, लेकिन वो बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है। लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द मसल्स बोन से जुड़ी हैं, इसलिए हमने उसे स्केलेटल मसल भी नाम दे दिया, ठीक। लेकिन बेटर वर्ड, अच्छा, खैर, तो अच्छा, एक तो हो गई ये वाली। अब जो बची हुई इनवॉलंटरी मसल्स हुई जो नॉन फंक्शनल है, ठीक है, उसको मैंने फिर अल्टीमेटली दो कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। अब वो भी मैंने क्यों बांटा? वो इसलिए बांटा क्योंकि बाकी जितनी इनवॉलंटरी मसल्स थी उसमें बाकी सारी मसल्स तो एक जैसी थी, जैसे इसोफेगस के ओवरऑल मसल्स, इंटेस्टाइन की मसल्स, है ना, और बाकी मसल्स तो एक जैसी थी। लेकिन हार्ट की मसल्स एकदम अलग थी। अब हार्ट की मसल्स में अलग क्या था? पहले तो आप देखिए बाकी जो इनवॉलंटरी मसल्स है वो कैसे, जिन्हें हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और स्मूथ मसल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट बैंड की फॉर्म में नहीं है। एक्टिन मायोसिन है, नो डाउट है, लेकिन इसका अरेंजमेंट बैंड की फॉर्म में नहीं होता। इसलिए ये ओवरऑल अपेयरेंस इनकी कैसे रहती है? स्मूथ रहती है। तो क्योंकि इनकी अपेयरेंस ओवरऑल स्मूथ रहती है, तो इनका नाम हम देते हैं द स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स की शेप आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता होती है ये बात कि इनकी शेप स्पिंडल शेप की होती है या फ्यूजिफॉर्म शेप बोलते हैं। न्यूक्लियस इनके अंदर एक होता है, सेंट्रल में होता है। इनके फंक्शन की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी स्मूथ मसल्स आपस में क्या कहते हैं उसको, ये जंक्शन से जुड़ी हों। और अगर ये जंक्शन से जुड़ी होंगी तो मान लीजिए 15 मसल सेल्स जो है एक जंक्शन से जुड़े हैं, तो फिर वो 15 मसल सेल एज अ सिंगल यूनिट काम करेंगे
तो उससे हम बोलेंगे कि सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, जैसे कि मोस्ट ऑफ द बॉडी में जो स्मूथ मसल्स है वो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स है। आपके ईसोफेगस की मसल्स हो गई, इंटेस्टाइन की हो गई, ये सारी की सारी आपकी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं। लेकिन कुछ स्मूथ मसल्स ऐसी भी हो सकती है, जैसे आपकी ब्लड वेसल में होती है, जिनको हम बोलते हैं मल्टीपल यूनिट स्मूथ मसल्स, जहां पे जंक्शन नहीं होती और एक मसल सेल एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट काम करता है। तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीपल यूनिट स्मूथ मसल। मतलब अगर वहां पे 10 मसल सेल है तो 10 से 10 इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, तो मल्टीपल यूनिट हो गया, एक यूनिट नहीं है। और वहीं अगर वो एक यूनिट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। ठीक है, इनमें जैसे कि बताया मैंने, न्यूक्लियस एक ही है, यूनिन्यूक्लिएट है और फ्यूजिफॉर्म शेप है और स्ट्राइएशंस नहीं है। अब सर इन्हीं मल्टी सभी वाली कहाँ कहाँ मिलेगी हमारी बॉडी में? मल्टी यूनिट देखो, मिलने के लिए मैं बात करूं अगर, तो एक तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि हमारे लार्ज से बोल रहा हूँ क्योंकि लार्ज ब्लड वेसल्स के पास ही मसल्स होती हैं, तो आर्टरी हो गई, वेन हो गई इनके पास। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल यूनिट की बात की जाए तो आपके जो एरेक्टर पिलाई मसल है, एरेक्टर पिलाई मसल अगर आपको बताओ, जो हेयर को इरेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गूज बम्प्स कॉज करती है। ठीक है, अच्छा। वो जो मसल है वो भी आपकी मल्टीपल यूनिट स्मूथ मसल है। तो मतलब मल्टीपल यूनिट के जो एग्जांपल्स है बहुत ही कम है। यानी आप जनरली जो मसल स्मूथ मसल की बात करोगे वो सिंगल यूनिट ही रहेगी। है, तो अगली जो मैंने देखा कि वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स में जो हमारे कंट्रोल में, सॉरी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, उसमें एक स्पेशल तरीके से थी कार्डियक मसल्स। अब इस कार्डियक मसल्स में क्या खास बात देखी मैंने, मैंने जो पहली बात देखी, ये ब्रांच थी। मतलब इनकी ब्रांचेस थी, एक ब्रांच गई, दूसरी ब्रांच गई, तीसरी ब्रांच गई। तो जो ब्रांच्ड मसल्स थी हमारी, ठीक है, और पहले तो ये ब्रांच थी, ठीक है, दूसरा स्ट्राइड थी, तीसरा अब दिखने में लग रही हैं स्ट्राइड जैसी लेकिन फंक्शन में स्मूथ जैसी हैं, तो इसलिए इसको हमने अलग नाम दिया। इसकी और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि इसके अंदर आप एक और चीज देखेंगे यहाँ पर, ये जो ब्लैक कलर से लेबल किया हुआ है, इन्होंने लेबल नहीं किया है, ठीक है, ये ब्लैक कलर के जो हम मार्क्स देख रहे हो बीच में, ठीक है, इसको हम बुलाते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, इसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखें, एक तरीके का सेप्टा भी ये रहता है ये, इसकी वजह से इसको हम यूनिन्यूक्लिएट बोल देते हैं। तो कार्डिक मसल्स यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब इसका ये हुआ कि मल्टी न्यूक्लिएट हमारी सिर्फ कौन सी मसल्स हैं, स्ट्राइएटेड, सॉरी ये स्केलेटल मसल्स हैं। स्ट्राइएशंस इनके पास भी है, लेकिन थोड़ी फेंट होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर लेबल नहीं किया इंटरकैलेटेड डिस्क, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, कार्डिक मसल की है। अब एक मिसकॉन्सेप्शन की बात बताता हूँ। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनकी है वो कौन सी है, ब्रांच्ड। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जरा बारीकी से समझिएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है ऑटो एक्साइटेबिलिटी। ऑटो एक्साइटेबिलिटी का मतलब खुद से रिदम जनरेट करने वाली। अब आपको पता है हमारे हार्ट में ऐसे नोड होता है, एबी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। ये सारे के सारे ऑटो रिदमिक फाइबर्स हैं। ये ऑटो रिदमिक फाइबर्स कैपेबल हैं इस बात का कि ये अपना रिदम खुद जनरेट कर सके। इसलिए आपका जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, मतलब उसको बीट करने के लिए नर्व इम्पल्स की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको तेज बीट करना है तो नर्व इम्पल्स आके कह सकती है, ठीक है, स्लो बीट करना है तो नर्व इम्पल्स आके कह सकती है। लेकिन अगर उसको नॉर्मल रिदम जनरेट करना है तो उसके लिए उसको ब्रेन से बार बार इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार रिदम बनाना, मतलब वो अपना रिदम खुद बनाता है। इसीलिए अगर मैं एक आपके हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लूं और उसको मैं ऑप्टिमम कंडीशन दूं, ब्लड सप्लाई करता रहूं, ठीक है, न्यूट्रिशन देता रहूं, तो वो बीट करता रहेगा या वो बीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस हम जनरेट नहीं कर पाते, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशन चाहिए होती हैं, इसलिए वो ज्यादा देर के लिए बीट नहीं कर पाता। लेकिन बॉडी से बाहर निकालने के बाद भी कुछ देर तक वो बीट कर सकता है। इसका मतलब उसको ब्रेन से बार बार इम्पल्स की जरूरत नहीं है, किस क्या करने के लिए, बीट करने के लिए। क्लियर पॉइंट। तो इसलिए ये जो ऑटो एक्साइटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर्टी
कार्डियक मसल्स की होती है। अब इसमें भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं, अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। जब खाना खाते हो और उसको पेट में नीचे लेके जाते हो तो आपके ईसोफेगस की सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हेल्प करती है, ठीक है। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है, वो ये कि आपको सिर्फ एक ही बार पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करना होता है। मतलब आपका ब्रेन सिर्फ एक ही बार इंफॉर्मेशन देगा कि भाई पेरिस्टालसिस करो। एक बार खाना आया, आपने स्वॉलो किया, उसके बाद वो एक ही बार बोलेगा पेरिस्टालसिस करो। फिर वो जो निवाला आपने खाया है, जो बोलस आपका है, वो जब तक नीचे नहीं पहुंच जाता तब तक वो भी खुद ब खुद एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती जाएंगी। अगर आप कंटिन्यूसली कुछ खाते जा रहे हो, जैसे आप पानी पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, कुछ खाते जा रहे हो फटाफट फटाफट फटाफट, तो फिर वो कंटिन्यूसली वहां पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिदम अपने आप आता जाएगा। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऑटो एक्साइटेबिलिटी जो है वो आपके इन मसल्स की भी प्रॉपर्टी होगी एक तरीके से, किनकी, स्मूथ मसल्स की भी हो गई। लेकिन बस यही डिफरेंस है कि इनको इनिशियली बोलना पड़ता है और फिर रुकने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ऑटो एक्साइटेबिलिटी बुक्स लिख देती है कि प्रॉपर्टी कार्डिक मसल्स की है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें लूप होल है। स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी भी ऑटो रिदमिसिटी हो सकती है। और रही बात एक बार शुरू होके बोलने की और एक बार एंड होके बोलने की, तो इसको तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि हार्ट को भी तो जब वो बना था पहली बार बोला ही गया होगा बीट करने के लिए। हार्ट जब आपका डेवलप हुआ होगा फर्स्ट मंथ ऑफ द फीटल डेवलपमेंट में, तो पहली बार तो उसको भी बोला होगा बीट करने के लिए, वो तो आप बीट करता जा रहा है। और जब रुक गया तो आप मर गए, तो आप कह ही नहीं सकते कि उसको भी एक बार बोला बीट करने के लिए, एक बार बोला कि रुक जाओ, वो तो आपका लाइफ टाइम ही खत्म हो गया ना। तो यू डोंट नो, हो सकता है कि उसमें भी यही प्रोसेस हो। तो एक बार तो शुरुआत कर तो बोलना पड़ेगा और रुक तो बोलना पड़ेगा, वो स्मूथ मसल में भी है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि स्मूथ मसल्स कैन ऑल्सो एग्जिबिट ऑटो रिदमिसिटी। अच्छा, बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब इन सभी मसल्स के अंदर जो फैटीग होने वाली मसल्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो थक जाती है। अब मसल का थकना यानी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक देना। अब वो इसलिए होता है, वो जब आप, ये आपको पता है कि एनारोबिक अगर रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज से पाइरुवेरिक एसिड के बाद बनने के बाद एक अगला स्टेप भी आता है, पाइरुवेरिक एसिड से लैक्टिक एसिड बनना। और लैक्टिक एसिड अगर बनेगा, एक्यूमुलेट होगा, तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगी। क्लियर पॉइंट? क्योंकि आपका ग्लूकोज का जो स्टोर है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना बंद करना पड़ेगा। अब आप खुद ब खुद तो रुकेंगे नहीं। अब ताकि आप रुक जाएं तो आपको एज एन इंफॉर्मेशन, जब लैक्टिक एसिड बढ़ता है तो पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको पेन होने लगता है। आपको पेन होने लगता है तो आपको पता होता है कि आपको रुक जाना है, ठीक है। अगर आप फिर भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, पेन को सहकर, तो मसल फैटिग हो जाएगा, सॉरी मसल आपका डिग्रेड हो सकता है, खराब हो सकता है, पर है ना। तो उसी डिग्रेडेशन को बचाने के लिए आपको सिग्नल की फॉर्म में बॉडी बताती है कि पेन हो रहा है, मतलब ये मसल का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जो लिमिट है वो आ चुका है, ग्लूकोज रिजर्व खत्म हो चुके हैं, अब लैक्टिक एसिड बन चुका है, अब थोड़ा रेस्ट दे दो ताकि लैक्टिक एसिड से वापस धीरे धीरे ग्लूकोज बन जाए थ्रू कोरी साइकिल, और फिर आप वापस से कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो। और ये प्रॉपर्टी बेसिकली स्केलेटल मसल्स की, ये थक जाती हैं, इसलिए हम भागते हुए थक जाते हैं, बाइसेप्स बनाते हुए थक जाते हैं, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज मारते हुए थक जाते हैं ना, जिम में इसलिए थक जाते हैं थोड़ी देर बाद ही। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये इनकी प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, कर पाती हैं। अभी इन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन करना क्यों है? क्यों? आपने कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन इनका बड़ा फास्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन 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 कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे बड़ा फास्ट फास्ट कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। और ऑक्सीजन सप्लाई, वो तो एक लिमिट तक ही आप बढ़ा सकते हो, जितनी कितनी मर्जी सांस लोगे, आपके ब्लड का अमाउंट लिमिटेड है, आरबीसी का अमाउंट लिमिटेड है, तो ऑक्सीजन सप्लाई एक लिमिट तक ही बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई की स्पीड मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड से मैच नहीं करती। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन को जितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उतने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हम कैपेबल नहीं होते। तो फिर हमारी मसल्स क्या करती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती है। भाई ऑक्सीजन नहीं आ रही तो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं, और फिर जब बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो बस आपका लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है।
अच्छा, इसीलिए जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं या जो स्पोर्ट्स करते हैं वो अपने सांस लेने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर उनकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो बट ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में, ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन में भी उतने ऑक्सीजन की स्पीड को बढ़ा पाएंगे, ताकि उनकी मसल इजीली जल्दी से एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगी, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट नहीं होगा तो थकेंगे नहीं। तो सारी कहानी अल्टीमेटली ऑक्सीजन और एनर्जी से ही जुड़ी हुई है। तो इसलिए क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं, ठीक है, इसलिए ये थक जाती हैं। स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। स्मूथ मसल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्मूथ मसल्स में क्या कॉन्टेक्स्ट है कि जो स्मूथ मसल्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन बड़ा ही स्लो है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन करती ही नहीं है। अब क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन बड़ा ही स्लो है, आराम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कभी कम ही नहीं होती। मतलब इनको जो जिस स्पीड से ऑक्सीजन चाहिए और जिस स्पीड से हमारी ऑक्सीजन आती है वो हमेशा ज्यादा ही होती है इनके कंपैरिजन में। तो क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन स्लो है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, इसलिए ये कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती नहीं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा नहीं, लैक्टिक एसिड बनेगा नहीं तो भाई तो फिर फटीग नहीं होगी। तो स्मूथ मसल्स क्योंकि स्लोअर कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीजन सप्लाई कभी कम नहीं होती, इसलिए एनारोबिकली रेस्पायर नहीं करते, थकती नहीं है। इसलिए आप कभी भी खाना नीचे पहुंचाते, स्टमक में पहुंचाते पहुंचाते, है ना, इस तरीके से कभी कभी आप थकते नहीं हो, इंटेस्टाइन अपना काम करते करते कभी थकता नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स अगेन अलग ही लेवल पे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, कार्डियक मसल्स के पास ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। बट हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन आ रही है उसकी कंजम्पशन की बात करें तो एक तो ब्रेन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, किडनी कंज्यूम कर रही है और हार्ट कंज्यूम कर रहा है मेनली ऑक्सीजन को। तो क्योंकि हार्ट काफी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई उसके पास हाई है, इसलिए उसके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के चांसेस कम है। हालांकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन विगरस है सेम लाइक स्केलेटल मसल, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई क्योंकि ज्यादा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करनी होती। फिर भी अगर उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी भी पड़ती है बाय चांस, हालांकि चांसेस कम होते हैं, फिर भी अगर उसको करनी भी पड़ती है तो उसका पास मैकेनिज्म है कि वो लैक्टिक एसिड को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ले। तो उसको गैप लेने की जरूरत नहीं है। आपके स्केलेटल मसल को गैप लेना पड़ता है, लैक्टिक एसिड बढ़ गया, ठीक है, वेट करो, ये लैक्टिक एसिड लिवर में जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, फिर वापस घूमते फिरते मतलब कि आएगा, है ना, तो उसको वेट करना पड़ेगा उतनी देर। लेकिन कार्डियक मसल को वेट नहीं करना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ग्लूकोज एंड कैन बी अगेन यूटिलाइज्ड। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट भी हाई है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके पास बहुत ही रिच है, ठीक है। तो अगेन एनर्जी की कोई कमी नहीं है खास, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और बढ़िया तरीके से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है ना एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो अल्टीमेटली इसके फैटिग होने के चांसेस क्या होते हैं, अगेन कम होते हैं, ये भी कभी भी फैटिग नहीं होती। क्लियर पॉइंट। So that is the reasons and concepts behind the cardiac muscles, smooth muscles and skeletal muscles. इनके अपने 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 क्या कॉन्सेप्ट, ये डिफरेंसेस हैं। अब क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इसका एक्साइटेशन, ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्रॉस ब्रिज साइकिल, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम फिजियोलॉजी में लेंगे। अभी के लिए मैं बस आपको, क्योंकि स्केलेटल मसल पढ़ा रहा था, उसके थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, स्ट्रक्चर की डिटेल बता देता हूँ। अब ये आपकी एक स्केलेटल मसल है, दिख रही है भाई। सर ये हो आप जो गया मिसकंसेप्शन बोल रहे थे वो क्या चीज थी? कौन से वाला मिसकंसेप्शन? हाँ, जो मिसकंसेप्शन बोल रहा था वो यही थी कि नॉर्मली मिसकंसेप्शन क्या रहता है ना स्टूडेंट्स को, जो बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, सबको नहीं होता कि ये स्मूथ मसल्स आर नॉट ऑटो एक्साइटेबल, सिर्फ कार्डियक ऑटो एक्साइटेबल होती हैं, ऐसा नहीं है, स्मूथ मसल्स आर आल्सो ऑटो एक्साइटेबल। वो उस मिसकंसेप्शन की बात कर रहा था मैं। ओके सर। खैर, अब इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है, इसमें बोन है, ठीक है, फिर ऑफ कोर्स बोन से मसल जुड़े, तो टेंडन है, कोलाजन फाइबर्स का बना हुआ। फिर ये जो मसल है इसकी अपनी एक कवरिंग है, अपना एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, और पूरी की पूरी मसल, जैसे पूरी पूरी बाइसेप हो गई, ट्राइसेप हो गई, गैस्ट्रोनमस हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई, ऐसे मसल, पूरी की पूरी मसल की अपनी कवरिंग को बोलते हैं हम एपिमाइसियम। इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर पॉइंट।
अच्छा, कोई पूछेगा कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, तो आप बोलोगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कोई पूछेगा कौन सा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टेंडन्स और लिगामेंट्स को छोड़ के सारे कनेक्टिव टिश्यूज जो डेंस होते हैं अगर, तो वो डेंस इरेगुलर में आते हैं। ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका एपिमाइसियम। अब एपिमाइसियम के अंदर हम जाएं तो हम क्या देखते हैं, इसके पास बड़े बड़े बंडल्स हैं। ठीक है, इन बंडल्स के अंदर मसल सेल्स हैं। तो हम बोल सकते हैं, अच्छा मसल सेल और मसल फाइबर एक ही बात होती है, ये समझिएगा। अगर मैं बोलूँ नर्व फाइबर तो उसका मतलब होता है एक्सॉन। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। तो अगर मैं बोलूँ नर्व फाइबर तो उसका मतलब होता है एक्सॉन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ मसल फाइबर तो उसका मतलब होता है पूरा मसल सेल। तो मसल सेल या मसल फाइबर के गुच्छा है, बंडल है, इसलिए मैंने इस पूरे टुकड़े को क्या बोला, मसल बंडल बोल दिया। या आप सिंपली इसको बोल सकते हैं फैसिक्यूल। ठीक है, फैसिक्यूल या फैसिकल, सिमिलर थिंग, एक ही बात होती है। तो ये आपके पास बहुत सारे फैसिक्यूल्स हैं। अब इन फैसिक्यूल्स की अपनी कवरिंग की बात की जाए, ठीक है, कि इनकी इंडिविजुअल कवरिंग, जैसे मसल की थी ना एपिमाइसियम, वैसे इसी फैसिक्यूल की अपनी कवरिंग क्या होती है, दी पेरीमाइसियम। ठीक, तो पेरीमाइसियम इज अ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग इंडिविजुअल फैसिक्यूल। और जो सारे फैसिक्यूल आपस में पड़े हुए हैं, अब वो आपस में चिपके थोड़ा ना पड़े होंगे, बीच में थोड़ा मैट्रिक्स तो होगा, कोई ना कोई टिश्यू तो होगा, तो वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है बेस पे। अब वो जो कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे फैसिकल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जिसको मैं इंटरफैसिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उसको हम टर्म देते हैं फैसिया। FASCIA, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, फैसिया। तो फैसिया क्या है, इन सबके बीच में, यानी इनके यहाँ बीच में स्पेसेस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम बोल देते हैं फैसिया। मतलब अगर हम बाहर से आए तो पहले आएगा एपिमाइसियम, फिर आएगा फैसिया, फिर आएगा पेरीमाइसियम, और फिर पेरीमाइसियम से अंदर आएंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे मसल सेल्स, यानी मसल फाइबर। अब मसल फाइबर की बात करो अगर मैं इंडिविजुअल, जैसे इस डायग्राम दिखा हुआ है, ये हो गया। तो देखिए ये मसल बंडल था, मसल बंडल से निकाला हमने मसल फाइबर्स। अब मसल फाइबर्स के अंदर और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। और इन मायोफिब्रिल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर सर होते ये हैं, मायोफिब्रिल्स मसल सेल के अंदर है? हाँ, मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे अ, और छोटे छोटे फाइबर या फिब्रिल्स होते हैं, उन्हें मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। और फिर इस मायोफिब्रिल का डायग्राम जब आप देखते हो तो वो ये है, उसका एक पार्ट। और मायोफिब्रिल्स बने हुए हैं बहुत सारे सार्कोमियर्स से। तो सर तो फिर तो मायोफिब्रिल सेल से भी छोटा हो गया ना? हाँ सर, मायोफिब्रिल प्रोटीन है बेटा। मायोफिब्रिल प्रोटीन है और वो सेल के अंदर है। हाँ, सेल के अंदर से बहुत छोटा है, वो साइटोस्केलेटन है इस तरीके का। ओके सर। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, छोटे से बड़े पर जाऊं, तो पहले आया सार्कोमियर। सार्कोमियर का अरेंजमेंट हुआ तो मायोफिब्रिल बना। बहुत सारे मायोफिब्रिल अरेंज हुए तो एक मसल फाइबर बना, यानी एक सेल बना, एक सेल में बहुत सारा अरेंजमेंट। ऐसे बहुत सारे सेल का गुच्छा बना तो फिर मसल बंडल बना। और फिर ये मसल बंडल का गुच्छा जब बना तो पूरी की पूरी क्या बनी, मसल बनी। तो ये ऑर्डर चल रहा है। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट और है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। अब ये जो मसल सेल है, इस मसल सेल के बाहर भी ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू है जो उसको कवर कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। और वो कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो जैसे पूरी मसल के बाहर एपिमाइसियम, मसल बंडल के बाहर अपना पेरीमाइसियम, वैसे हर मसल सेल के पास अपना बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एंडोमाइसियम। क्लियर पॉइंट। और हर मसल सेल की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि मसल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सार्को, तो वो हो जाता है सार्कोलेमा। और उसी मसल सेल का जो प्लाज्मा है वो हो जाता है सार्कोप्लाज्म। और उसके अंदर प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम स्टोर करता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, उसको बोल देते हैं हम
सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। तो अल्टीमेटली अगर मैं वापस से ऑर्डर पे आऊं, वापस से अरेंजमेंट पे आऊं, इन्हीं लेयर्स के अरेंजमेंट पे आऊं, तो आप लेयर्स के अरेंजमेंट में ऐसा बोल सकते हो कि सबसे बाहर एपिमाइसियम, एपिमाइसियम से अंदर आए तो फैसिया, फिर थोड़ा अंदर आए तो पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम से अंदर आए तो एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम से अंदर आओगे तो आपको मिलेगा सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा के अंदर लिक्विड लाइक सार्कोप्लाज्म। ये कवरिंग्स और लेयर्स का नेटवर्क हो गया। और फाइबर की कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि सार्कोमेयर से कैसे मसल तक जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल स्केलेटल मसल का। और बचा आपका सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर, तो वो हम डिस्कस करेंगे तब हम फिजियोलॉजी में, तब हमारा पुराना ये स्केलेटल मसल रिवाइज भी हो जाएगा एक बार से फटाफट से, और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और क्रॉस ब्रिज साइकिल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की भी बात कर लेंगे। तो आई सपोज आपको मसल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो हम चलेंगे फिर नेक्स्ट नर्वस टिश्यू पे। किसी को कोई डाउट? चलिए, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? न्यूरॉन्स हैं, नर्वस टिश्यू है। अब ये भी आपको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी अगर हो रहा है तो उसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर ब्रेन नहीं भी कंट्रोल कर रहा है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बेटर बॉडी उस प्रोसेस से कंट्रोल कर रहा है, या तो ब्रेन या तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अब आपका जितना भी है, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, बॉडी में जितने सारे न्यूरॉन्स वगैरह हो गए, या नर्वस टिश्यू पूरा हो गया। नर्वस टिश्यू में दो सेल्स रहते हैं, या बेटर तरीके से अगर मैं बात करूं तो मस्कुलर टिश्यू, सॉरी, नर्वस टिश्यू में दो तरीके के सेल्स रहते हैं। एक जो इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे आप सेंसिटाइज होते हैं, सेंस करते हैं एनवायरमेंट को। और दूसरे वो जो उन न्यूरॉन्स को, जिसको हम बोल रहे हैं, जो सेंस करने में हेल्पफुल है, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। क्लियर पॉइंट? तो एक हो गए इम्पल्स ट्रांसमिशन करने वाले, और एक हो गए उनकी मदद करने वाले। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए नर्वस टिश्यू का डायग्राम है, कुछ न्यूरोग्लायल सेल्स दिखा रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे लेबलिंग ये थोड़ी कट गई है। न्यूरोग्लिया मतलब न्यूरोग्लायल से मतलब है। फिर डेंड्रॉन्स, साइटोन पूरा खबर दिखा रखा है, एक्सॉन दिखा रखा है। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। ऑफ कोर्स ये ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें लेबलिंग देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लायल, साफ बताया हुआ है, दो तरीके के सेल्स हैं, दो तरीके के सेल्स हैं। खैर, ये तो इन्होंने जो डायग्राम दिया है सर न्यूरोग्लिया, हाँ न्यूरोग्लिया क्या है? बेटा, न्यूरोग्लिया और न्यूरोग्लायल सेल्स का ग्रुप होता है। मतलब मैं नर्वस टिश्यू को ना दो पार्ट्स में बांट सकता हूँ, एक न्यूरॉन्स और एक न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स जो इम्पल्स कंडक्ट करे, और न्यूरोग्लिया जो उनकी इस काम में मदद करे। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, शॉन सेल्स जो माइलिन लगा रहे हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स अगेन जो माइलिन लगा रहे हैं, सैटेलाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लायल सेल्स। तो मतलब ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। कोई फैगोसाइटोसिस कर रहा है, कोई ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा है, कोई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है ना, कोई वेंट्रिकल्स को लाइन कर रहा है, कोई केमिकल टॉक्सिसिटी को बाहर मेंटेन कर रहा है, मतलब केमिकल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहा है, कोई माइलिन लगा रहा है, कोई, है ना। तो सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, जिससे अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम काम कर पा रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं बात करूं न्यूरॉन्स की और न्यूरोग्लायल सेल्स की, तो परसेंटेज में न्यूरोग्लायल सेल्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू न्यूरॉन्स। खैर, आगे बात करते हैं। आगे आपके पास ये सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है, जो एक न्यूरॉन का है। इसमें ऑफ कोर्स इसकी ब्रांचेस को हम डेंड्रॉन्स बोलते हैं। फिर न्यूक्लियस है, सेल बॉडी या साइटोन है, और साइटोन से जो ब्रांच आ रही है उसको हम बोल देते हैं एक्सॉन। अब इसमें मैं थोड़ी सी और चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको आपको पता है क्या बुलाते हैं? निसल ग्रैन्यूल्स। निसल वॉज द साइंटिस्ट जिसके नाम पे इन ग्रैन्यूल्स का नाम दिया गया। और ये ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस सम फ्री राइबोसोम्स हैं, ठीक है, इसके अंदर होते हैं।
तो इसको हम नेसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और कहाँ होते हैं ये आपके साइटोन में मिल जाएंगे आपको। और डेंड्रॉन भी साइटोन की एक्सटेंशन है, तो डेंड्रॉन डेंड्रॉन में भी मिल जाएंगे, एक्सॉन में नहीं मिलेंगे। अब एक्सॉन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर न्यूरॉन बनाया गया है, ये एक्चुअली आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। आप समझते हैं ना कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या फर्क है? ये सबको पता है ना, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस सर। यस सर। तो ये जो न्यूरॉन है, ये एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। मैं डायग्राम देख के बता सकता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने डायग्राम में ऐसा क्या देखा कि मैंने बोल दिया कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है? डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। डायरेक्शन इम्पल्स बेटा कैसे बोल सकती है? इसको मैं घुमा के बना दूं, मुझे क्या पता ब्रेन कहाँ है और बॉडी कहाँ है? वो तो दिख नहीं रहा डायग्राम में। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने इसमें क्या देखा। मैंने इसमें देखे ये सेल्स ऑरेंज वाले, ठीक है, जिनको हम बुलाते हैं शॉन सेल्स। शॉन सेल्स। अब ये शॉन सेल्स है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? शॉन सेल्स का प्रेजेंस होना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के पास शॉन सेल्स नहीं होते, ठीक है। ओके, तो इनके पास शॉन सेल्स होते हैं। और जो शॉन सेल्स है ना, इनकी जो कवरिंग है पूरी की पूरी, ये देखिए कंटिन्यूस कवरिंग बना रखी है इन्होंने। शॉन सेल्स की अपनी कंटिन्यूस कवरिंग है। ये इन्होंने डायग्राम गलत बनाया है, ठीक है, इन्होंने बीच में गैप दे दिया है। शॉन सेल्स की कवरिंग अपनी कैसी होती है? कंटिन्यूस होती है। और ये शॉन सेल की जो कंटिन्यूस कवरिंग है, इसको हम नाम देते हैं न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा। तो न्यूरिलेमा एक्चुअली शॉन सेल्स की कवरिंग है, और शॉन सेल्स कवर करके रखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को। अब शॉन सेल्स का फंक्शन क्या होता है? शॉन सेल्स का फंक्शन होता है कि वो क्या करेंगे ना, वो माइलिन सेक्रेट करेंगे। सेक्रेट करेंगे मतलब बनाएंगे। तो माइलिन ऐसा क्या बनाई जा सकती है? माइलिन इज लिपिड। कैसा लिपिड? इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो माइलिन एक ग्लाइकोलिपिड है जो सिंथेसाइज किया जाता है बाय हेल्प ऑफ शॉन सेल्स। और ये लिपिड की सेक्रेशंस करते हैं अपने अपने अराउंड। और ये लिपिड की सेक्रेशंस कंटिन्यूस नहीं होती, डिसकंटिन्यूस होती हैं। क्लियर पॉइंट? तो क्योंकि डिसकंटिन्यूस होती हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अलग डायग्राम बना रहा हूँ। क्योंकि डिसकंटिन्यूस होती हैं, तो आप यहाँ डायग्राम पे देखिए कि माइलिन के बीच में गैप्स आ जाते हैं। क्लियर पॉइंट? और जहां पर माइलिन के बीच में गैप्स होंगे, वहां सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स होंगे, और वहीं पर डीपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन होगा। आपको आगे समझाऊंगा नर्व इंपल्स के अंदर फिजियोलॉजी में। तो जो इंपल्स कंडक्शन है वो सिर्फ इन्हीं गैप्स में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइलिन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि माइलिन जो होता है वो इंसुलेटिंग होता है। माइलिन इज इंसुलेटिंग, इसलिए जहां जहां माइलिन है वहां पे नर्व कंडक्शन नहीं होता, या नर्व इंपल्स के से चैनल का ट्रांसफर नहीं होता। तो जहां नर्व कंडक्शन होगा वो सिर्फ क्या होगा? वो गैप्स होंगे, और इन गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक न्यूरॉन के अंदर, क्योंकि माइलिन डिसकंटिन्यूस होती है, इसलिए गैप्स यानी नोड्स ऑफ रैनवीर पे ही, जो इस डायग्राम में भी दिखा रखे हैं, वहीं पर नर्व कंडक्शन होता है, बाकी जगह नहीं होता। इसका मतलब नर्व कंडक्शन गैप ले लेके चलता है, उछल उछल के चलता है, या आप कह सकते हो जंप कर करके चलता है। क्लियर पॉइंट? और जैसे कि आपको पता है कि जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जंप कर करके चलता है, तो हम उसको बोलते हैं उसका साल्टैटरी लोकोमोशन। ठीक है ना, कि जंप कर गया। अगर फिनोटाइप का कैरेक्टर जंप कर जाए, जैसे म्यूटेशन हुई, और ऐसी बड़ी म्यूटेशन हुई कि जैसे एक फ्लावर था वो व्हाइट था, और ऐसी म्यूटेशन हुई अचानक से रेड हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, या ब्लैक हो गया, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, तो बहुत बड़ा जंप ले लिया फिनोटाइप ने, तो उसको बोलते हैं हम साल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जो फिनोटाइप को बहुत ही ज्यादा बदल के रखते। तो वही जो टर्म आ रहा है साल्टेशन, कूद कूद के चलना, जंप कर करके चलना। तो इम्पल्स चलता है फ्रॉम नोड ऑफ रैनवीर टू नोड ऑफ रैनवीर, तो उसको बोलते हैं हम साल्टैटरी कंडक्शन, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो सवाल फिर से आ गया कि मैं क्यों बोल रहा हूँ माइलिनेटेड न्यूरॉन? क्या हर न्यूरॉन माइलिनेटेड नहीं होता? हाँ, हर न्यूरॉन माइलिनेटेड
नहीं होता। कई न्यूरॉन जैसे हैं जो माइलिनेटेड नहीं होंगे, मतलब उनके जो शॉन सेल्स हैं वो माइलिन नहीं बनाएंगे। तो शॉन सेल्स ही दो तरीके के होते हैं, एक जो माइलिन बनाते हैं, एक जो माइलिन नहीं बनाते। अगर माइलिन बनाएंगे तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर माइलिन नहीं बनाएंगे तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये मैं सारी बातें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ही कर रहा हूँ, अभी मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पॉइंट, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स या तो माइलिनेटेड होंगे या तो नॉन माइलिनेटेड होंगे। जो माइलिनेटेड होंगे उसमें सॉल्टेटरी कंडक्शन होगा, एंड ऑफ कोर्स जो नॉन नॉन माइलिनेटेड होंगे, माइलिनेटेड में तो सॉल्टेटरी हो गया, और जो नॉन माइलिनेटेड होंगे उसमें कोई नोड ऑफ रणवीर नहीं होगा। वहां पे जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो साल्टेटरी ना होके नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा, एंड ऑफ कोर्स वो स्लो होगा। आप कूद कूद के जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, स्लो एक एक स्टेप पे जाओगे तो धीरे पहुंचोगे। तो अगर कंपेयर किया जाए तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर कंडक्शन फास्टर होता है, क्योंकि वो नोड ऑफ रैनवीर टू नोड ऑफ रैनवीर होता है। बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में। ठीक, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के पास माइलिन रहता है, जनरली रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें माइलिन बनाने वाले ये सेल्स हैं, ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स ये स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं, इनके पास न्यूरॉन जैसे होते हैं देखने में। इनके पास बहुत सारे डेंड्रॉन्स होते हैं, बहुत सारी लंबे लंबी ब्रांचेस होती हैं, और ये एक एक ब्रांच एक न्यूरॉन की अलग अलग जगह पे माइलिन बनाता है। मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन हो गया, और ये हो गया एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट। इसकी एक ब्रांच यहाँ गई, एक ब्रांच यहाँ गई, एक ब्रांच यहाँ गई, और तीनों जगह जा जाके इसने क्या बनाना शुरू कर दिया? माइलिन बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा माइलिन यहाँ बनाया, ठीक है, थोड़ा माइलिन यहाँ बना, थोड़ा माइलिन यहाँ बना, और जो बीच में गैप रह गया वो आपका नोड ऑफ रैनवीर हो गया। तो जो सेल्स हैं वो अलग अलग हैं, एक है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और एक है आपके शॉन सेल्स। शॉन सेल्स हैं आपके पीएनएस के पास, और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं आपके सीएनएस के पास। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स रिपेयर शो करते हैं, दे गेट रिपेयर्ड, मतलब कि थोड़ा डिजेनरेट हो गए, खराब हो गए, तो वो रिपेयर शो करते हैं। और वो रिपेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? शॉन सेल्स। शॉन सेल्स ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। इसलिए आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स रिपेयरेबल हैं, रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनके पास शॉन सेल्स नहीं है, तो इसलिए उनके अंदर रिपेयर होने की कैपेबिलिटी भी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। छोटी छोटी बातें, खैर हमें उतनी ज्यादा चीजें नहीं समझनी। हमारा तो बस मेजर कॉन्सेप्ट ये था समझना कि जो माइलिन है वो लिपिड की मेम्ब्रेन है, और वो एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन है। लेकिन इंसुलेटिंग होने के बावजूद भी कॉन्सेप्ट उल्टा है कि जितनी ज्यादा होगी उतना कंडक्शन क्या होगा? फास्टर होगा। क्लियर है पॉइंट? खैर, उसके बाद लास्ट में हमारे पास इस डायग्राम में समझने वाली चीज क्या है कि एंड में ना हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है, और एक्सॉन टर्मिनल में ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैं एक्सॉन बल्ब बोलता हूँ या सैनाप्टिक नॉब बोलता हूँ। सैनाप्टिक नॉब इसलिए क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो सैनाप्स होता है, तो वो एंड में प्रेजेंट है इसलिए सैनाप्टिक नॉब। अब इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं सैनाप्टिक नॉब की बात करूं, मैं यहाँ पर बताता हूँ। इफ आई ड्रॉ अ सैनाप्टिक नॉब फॉर यू, लेट्स से ये सैनाप्टिक नॉब हो गया। इस सैनाप्टिक नॉब के अंदर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल, पता है आपको वेसिकल? और वेसिकल उसको कहते हैं जो कुछ कंटेन करता है ना, लिपिड का बना होता है ना, और कुछ क्या करेगा? कंटेन करेगा, कुछ ग्रान्यूल्स है ना। और इन ग्रान्यूल्स में क्या रहेगा? इन ग्रान्यूल्स में रहेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। एक्सक्यूज मी,
ओके, तो वापस से बात करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। ओके, तो ये बना दिया मैंने वापस से एक एक्सॉन बल्ब, और इसमें मैंने बना दिया आपके लिए लेट्स से बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स। जैसे कि बताया मैंने, सिनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल का मतलब मेम्ब्रेन से बने हैं, ठीक है, पिंचिंग ऑफ से लाइक अ बर्ड, ठीक। और इसमें प्रेजेंट होंगे बहुत सारे केमिकल्स, और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं द न्यूरो, ठीक है। क्लियर है? ये तो पता है आपको कि न्यूरो नाम की चीज होती है, ठीक। तो इसमें जो सर केमिकल्स होंगे, सर ये सिनेप्टिक वेसल्स के अंदर होते हैं? हाँ, जी सर, जी तो सर। सिनाप वेसिकल्स के अंदर न्यूरो होंगे, है ना। अब न्यूरो क्या चीज है? न्यूरो एक केमिकल है जो एक न्यूरॉन से जाएगा, रिलीज होगा, और फिर अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और अगले न्यूरॉन को बताएगा कि भाई तेरे को एक्साइट होना है या तेरे को इनहिबिट होना है। मतलब कि तेरे अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है, मतलब यहाँ तो तेरे को डीपोलराइज होना है या रिपोलराइज होना है। तो अगर वो अगले वाले न्यूरॉन को डीपोलराइज करेगा, ठीक है ना, मतलब एक्टिवेट करेगा या एक्साइट करेगा, तो फिर वो न्यूरो एक्साइटेटरी न्यूरो कहलाएगा। और अगर वो अगले वाले न्यूरॉन को इनहिबिट कर दे, तो फिर वो एक इनहिबिटरी न्यूरो कहलाएगा। तो डिपेंडिंग कि वो अगले वाले न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक मतलब जो साइनेप्स से पहले है। भाई दो न्यूरॉन में सिनेप्स हुआ, तो एक मान लो दो न्यूरॉन में सिनेप्स हुआ, एक हो गया ए, एक हो गया बी, और इम्पल्स ए से बी में जा रही है, तो ए वाला कहलाएगा प्री सिनेप्टिक और बी वाला कहलाएगा पोस्ट सिनेप्टिक। ये बाय डिफॉल्ट हम बोलते हैं। तो अगर ए वाला बी वाले को इनहिबिट कर रहा है, तो ए वाले से जो न्यूरो रिलीज हो रहा है वो इनहिबिटरी न्यूरो है, और अगर ए वाला बी वाले को एक्साइट कर रहा है, तो वो न्यूरो एक्साइटेटरी न्यूरो है। अब अगेन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, हो सकता है आपके माइंड में ना हो, कि न्यूरो इनहिबिटर और एक्साइटेटरी होते हैं ना। सच्चाई ये है ही नहीं। सच्चाई कब ये है कि एक न्यूरो एक जनरलाइज कंडीशन में इनहिबिटरी भी हो सकता है और एक्साइटेटरी भी हो सकता है, सेम न्यूरो। जैसे कि एसिटाइल कॉलिन है, वो कुछ कंडीशंस में इनहिबिटरी है और कुछ कंडीशंस में एक्साइटेटरी है। अब ऐसे अलग अलग काम कैसे कर रहा है? अलग अलग काम इसलिए कर रहा है क्योंकि एक न्यूरो का एक्साइट करना या इनहिबिट करना उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है उसके रिसेप्टर के ऊपर। अल्टीमेटली न्यूरो अपने रिसेप्टर से बाइंड करके काम करेगा ना। तो एसिटाइल कोलिन के दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं, एक होते हैं निकोटिनिक, एक होते हैं मेस्कारेनिक। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, आपको नाम नहीं याद करना है। एक होते हैं निकोटिनिक, होते हैं मेस्कारेनिक। निकोटिनिक से बाइंड करता है तो अगले वाले को एक्साइट करता है, मेस्कारेनिक से बाइंड करता है तो इनहिबिट करता है। तो इसका मतलब इट इज नेवर द केमिकल, इट इज ऑलवेज द रिसेप्टर जिससे फंक्शन निर्धारित होता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल ले लूँ सिंपल सा, हार्मोन की भी अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ लेट्स से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे हार्मोन्स हैं जो कुछ जगह पर जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और वही हार्मोन कुछ जगह पर जाके मसल रिलैक्सेशन करता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, किसी दूसरे रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो मसल रिलैक्सेशन करेगा। तो ये सब कुछ डिपेंडेंट होता है रिसेप्टर के ऊपर। खैर, फिर भी हम देखते हैं कि 70% 80% या मैक्सिमम ये एक न्यूरो क्या कर रहा है, एक्साइटेटरी काम कर रहा है, इनहिबिटरी काम कर रहा है। उसके बेसिस पे बुक्स जो है क्लासिफाई कर देती हैं कि ये वाले इनहिबिटरी और ये वाले एक्साइटेटरी, जो जनरलाइज्ड है। लेकिन ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट ये है कि एक न्यूरो दोनों तरीके से काम कर सकता है, लेकिन मेजरली कैसे काम कर रहा है उसके बेसिस से बुक्स उसको क्लासिफाई करती हैं। जैसे कि वो बोलती हैं कि भाई एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी हो गया, मोस्टली है, और जो गाबा है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा, ये पता होना चाहिए वो गाबा, क्योंकि टेटनस के लिए रिलेटेड होता है। तो जो गाबा है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये जो न्यूरो है ये हो जाता है इनहिबिटरी। अच्छा, फिर कई बार स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर न्यूरो का नेचर क्या होगा, केमिकल नेचर। तो न्यूरो का केमिकल नेचर कुछ भी हो सकता है। वो सिंपल अमाइनो एसिड हो सकता है, वो पूरा का पूरा प्रोटीन हो सकता है, और इतना ही नहीं, वो सिंपल गैस भी हो सकता है, जैसे कि NO।
NO नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर का केमिकल नेचर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो तो बस एक केमिकल है जो अगले न्यूरॉन से बाइंड करके उसे एक्साइट या स्टिमुलेट कर रहा है। खैर, अब अगला कॉन्सेप्ट एक और आ जाता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है किसके पास, वो सिनेप्टिक वेसिकल के पास है। और सिनेप्टिक वेसिकल कहाँ पे है, एक्सॉन टर्मिनल पे। इसका मतलब और कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब कि एक इम्पल्स अगर जाएगी तो उसका सोर्स हमेशा एक्सॉन टर्मिनल होगा। मतलब अगर सिनेप्स होगा तो उसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का हमेशा कौन रहेगा, एक्सॉन रहेगा। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड कैसे कर रहा है, रिसेप्टर से। रिसेप्टर किस पे है, मेम्ब्रेन पे। और मेम्ब्रेन का है हर जगह। मेम्ब्रेन तो भाई डेंड्राइट्स पे भी है, मेम्ब्रेन तो साइटोन पे भी है, मेम्ब्रेन तो एक्सॉन पे भी है, तो मेम्ब्रेन तो न्यूरॉन में हर जगह है। इसका मतलब ये जाकर एक न्यूरॉन के कोई से भी पार्ट को एक्टिवेट या इनहिबिट कर सकता है, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। इसका मतलब एक साइनाप्स जो है वो शुरू तो हमेशा एक्सॉन से होगा, खत्म कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब साइनाप्स हमेशा या तो एक्सॉन एक्सॉन होगा, या एक्सॉन डेंड्रॉन होगा, या एक्सॉन साइटोन होगा। तो स्टार्ट वाला हमेशा एक्सॉन, एंड वाला कुछ भी हो सकता है एक न्यूरॉन का। क्लियर है पॉइंट, ये सारी बातें क्लियर है आप लोगों को। यस सर। ओके, आखिरी कॉन्सेप्ट न्यूरॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मैंने डायग्राम में कुछ दिखाए हैं। ये सारे 6 के 6 सेल्स हैं और ये 6 के 6 कौन है, दीज आर न्यूरोग्लाइल सेल्स। अब इन न्यूरोग्लाइल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 जो हैं वो स्पेसिफिकली पेरिफेरल के हैं और बाकी 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं। जैसे कि मैं एक एक का फंक्शन बार आपको बता देता हूँ। पहला दिख रहा है आपको सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल का एक्चुअली काम क्या है ना, कि जो भी खराब हो रहा है न्यूरॉन में, कुछ भी पार्ट डिग्रेड हुआ उसको एब्जॉर्ब करे और आसपास का जो केमिकल एनवायरनमेंट है उसे मेंटेन रखे ताकि इंपल्स ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत ना आए। ये काम सैटेलाइट सेल का है। अगले पे चलते हैं, माइक्रोग्लाया। अभी माइक्रोग्लाया को आप ध्यान से देखो। ये जो माइक्रोग्लाया है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये माइक्रोग्लाया मॉडिफाइड मैक्रोफेज है। आपने मैक्रोफेज जानते हो ना, आप पढ़ाया था अभी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो मोनोसाइट से डिराइव होते हैं और फाइगोसाइटोसिस करते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं। अभी मैक्रोफेजेस ना आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन हर जगह इनका नाम थोड़ा बदल जाता है। आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यही मैक्रोफेज जब आपके लंग्स में एल्वेलाई के अंदर होते हैं तो हम इनको एल्वियोलर डस्ट सेल बोलते हैं। एल्वियोलर डस्ट सेल्स, जो फॉरेन पार्टिकल, काम वही है, फॉरेन पार्टिकल का क्या करना, फाइगोसाइटोसिस करना। अच्छा, जब यही सेल्स आपके लिवर में जाते हैं और वहां फाइगोसाइटोसिस करते हैं तो वहां पर हम इनको बोलते हैं कप्फर सेल्स, KUPFFER, कप्फर सेल्स, ठीक है। अच्छा, यही मैक्रोफेजेस जब कार्टिलेज में जाते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं, 5-6 इकट्ठे फ्यूज हो जाते हैं और कार्टिलेज को डिग्रेड कर सकते हैं ताकि नया कुछ रिपेयर किया जा सके। तब हम इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रो कार्टिलेज, क्लास्ट मतलब डिग्रेडिंग। और यही जब बोन में जाते हैं तो फिर हम इनको बोल देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। काम वही, 5-6 फ्यूज हुए और बोन का डिग्रेडेशन शुरू कर दिया और ताकि नया बोन बन सके। तो कॉन्ड्रोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, कप्फर सेल्स, एल्वियोलर डस्ट सेल्स, ये सब मैक्रोफेजेस है। और जब ये न्यूरॉन्स में पहुंचे तो इनका नाम बदल के हमने बोल दिया माइक्रोग्लायल सेल्स। तो माइक्रोग्लायल सेल्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैक्रोफेज के से तो HIV इंटरेक्ट कर सकता है। हाँ, HIV मैक्रोफेजेस से इंटरेक्ट कर लेता है और माइक्रोग्लायल भी क्या एक तरीके के मैक्रोफेजेस हैं। इसलिए HIV वायरस कभी कभार आपके नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है। अगर वो नर्वस सिस्टम पहुंच गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रोग्लायल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर पॉइंट। खैर,
तो ये इकलौते वो सेल्स हैं जो ब्लड से डिराइव हुए हैं, बाकी सब जो है वो नर्वस टिश्यू के पार्ट हैं। अगला जो आप देख रहे हैं वो है एपेंडाइमल सेल्स। ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम नर्वस न्यूरॉन एज अ नर्वस सिस्टम को एज अ फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। आपको पता भी होगा ये बात कि आपके ब्रेन में ब्लड डायरेक्टली नहीं घूमता, या ब्लड घूमता ही नहीं है एक्चुअली अंदर। ब्लड घूमता मतलब कि ब्लड आता है, ठीक है, लेकिन वो न्यूरॉन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। तो न्यूरॉन्स के आसपास जो ब्रेन में घूमता है, या मेजरली जो जिससे नर्वस टिश्यू न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, वो आपको पता है, आपने सुना भी होगा, उसे हम सीएसएफ बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्योंकि वो ब्रेन में घूम रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में घूम रहा है, इसलिए हम सीएसएफ बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ऐसा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा नहीं है कि खुला खुला कहीं भी घूम के कहीं भी चला गया, नहीं। वो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर है, और उन स्ट्रक्चर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जैसे आपके हार्ट में होता है ना ऑरिकल वेंट्रिकल, वैसे ही ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 होते हैं, और उनके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड घूमता है। और उन वेंट्रिकल्स को लाइन करने वाले जो होते हैं, उनको कवरिंग में जो होते हैं, वो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। क्लियर है पॉइंट? So they actually line the ventricles. बेटा किसका माइक ऑन है? डिस्टर्बेंस हो रही है, बंद कर लीजिए। फिर अगले वाला आपको पता है, ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स पहले बता दिया मैंने आपको कि भाई ये माइलिन बना रहे हैं सीएनएस के न्यूरॉन्स पे। फिर आखिरी में है एस्ट्रोसाइट्स, और एस्ट्रोसाइट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आपको याद होगा तो। मैंने आपके साथ एस्ट्रोसाइट डिस्कस किए थे, याद है किसी को? मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था एस्ट्रोसाइट्स आपके साथ? किसी को याद है मैंने एस्ट्रोसाइट्स कब डिस्कस किए थे और किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए थे? आपकी क्रैश कोर्स की क्लास में डिस्कस किया मैंने कल परसों में, मतलब कि पिछली क्लास में डिस्कस किया था मैंने, नाम लिया था इनका। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जब क्लास लो तो एटलीस्ट एक कॉपी एक पेन ले लो, और जो चीज़ आपको लगती है कि हाँ कुछ नहीं सुन रहा हूँ मैं, कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको आप एटलीस्ट पेन से लिख तो लो। और जो लगे कि हाँ ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट है, उसको स्टार मार्क कर लो, और बाकी को ऐसे पढ़ रहे हैं दो कॉन्सेप्ट पढ़ते काम आएंगे। आपको मैं वापस याद दिलाता हूँ, मैंने एस्ट्रोसाइट्स का नाम लिया था जब मैंने आपको जंक्शंस बताई थी, जब मैंने आपको टाइट जंक्शंस बताई थी, जब मैंने आपको बताया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम की चीज होती है, कि ब्लड जो है ब्रेन के पास डायरेक्टली नहीं जाता। तो ब्लड को रोकने वाले कौन है? टाइट जंक्शंस बना बना के एस्ट्रोसाइट्स हैं, जो टाइट जंक्शन बना के हाथ पकड़ के आपस में ब्लड को नर्वस टिश्यू के पास डायरेक्टली नहीं जाने देते। तो आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं, और मैंने बताया था यही काम टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोसाइट्स हेल्प इन फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। खैर इतना ही है हमारे पास नर्वस टिश्यू के बारे में। किसी को नर्वस टिश्यू के कॉन्टेक्स्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम फिर मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। ये सर में आ गया, किसी को कोई डाउट? जस्ट यस और नो। कैन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, बायोमोलिक्यूल्स? Yes, sir. ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, पूरा नहीं डिस्कस कर पाएंगे आपको क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, जितना भी हम कर पाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे विद बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, अब बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपने 11th में पढ़ा है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स डीएनए से रिलेटेड आपने 12th में पढ़े हैं, और आपके केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ते हो। तो मेरा कोई फायदा नहीं है कि मैं इसकी केमिस्ट्री में जाऊं, हालांकि हम 11th क्लास 12th क्लास ड्रॉपर के स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए हम दोबारा इनको बायोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा देते हैं। लेकिन हमारे पास क्रैश कोर्स में उतना टाइम नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करूं उन चीज़ों पे जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, आपको किसी और कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। तो हम ज़्यादा डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर्स में नहीं जाएंगे, हम मोटी मोटी बातें करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में एक क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? पहले तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स पे क्वेश्चन बन जाता है। सेल के अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं, किसकी परसेंटेज क्या है, उस पर क्वेश्चन बन जाता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे क्वेश्चन बन जाता है।
किसी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है जो एनसीईआरटी में दिए 3-4। किसी शुगर के क्या कहते हैं, किसी डाइसेक्राइड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये किससे बना हुआ है, या किसी पॉलीसेक्राइड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि वो उसका मोनोमर कौन है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, उस तरीके से। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चरल के बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। या डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप क्लास 12 से पढ़ ही लेते हो, ठीक है ना। बाकी एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा बाद में। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जगह है बायोमोलिक्यूल से जहां क्वेश्चन बन सकता है वो है आपका एंजाइम्स वाला पार्ट। उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम्स के ऊपर, ठीक है, एंजाइम साइकिल के ऊपर, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, क्लासेस ऑफ एंजाइम्स के ऊपर, ठीक है। तो ये वो, और साथ में वो को एंजाइम्स के ऊपर। और हर साल एंजाइम्स में से एक या दो क्वेश्चन मैं हर बार देखता हूँ। कोई को एंजाइम पाया होता है, लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है ना। कोई या तो फिर एक्शन ऑफ एंजाइम के ऊपर आ जाता है, मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम के ऊपर आ जाता है। तो वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज के दिन को मैं एक पार्ट में नहीं मान रहा क्योंकि हमारा टाइम कम है, तो हम सिर्फ 2 क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास में हम बेसिक स्ट्रक्चर, शुगर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बेसिक आइडिया लेंगे, और दूसरे टॉपिक के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली एंजाइम्स के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट चीजें कि एंजाइम क्या होता है, कैसे एक्शन करता है, किस फैक्टर से इफेक्ट होता है, कोएंजाइम किसको बोलते हैं, है ना, वो सारी चीजें। तो बायोमोलिक्यूल से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को ले लेंगे। पहला सवाल, जो पहला मैं आपको ये वाला एक फिगर दिखाना चाहूंगा, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है। इस फिगर में कंपेयर किया गया है कि एक तरफ है अर्थ क्रस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन, और दूसरी तरफ है ह्यूमन बॉडी में अलग अलग एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन। अब आपको ना ये रटना नहीं है, बट ऑब्वियसली आप सारा नहीं रट सकते, पर याद नहीं रख सकते, मेरे को खुद को याद नहीं है, आपको क्या याद होगा। लेकिन इसमें जो हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने हैं वो हमें याद होना चाहिए। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट इकलौता जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो एक्चुअली 2 हैं। पहला है ये वाला कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 हैं जो मेजर कॉम्पोजिशन बना रहे हैं आपके ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी का अगर मेजर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 चीजें मिलकर बनाती हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, HCON। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए वो ये कि देखिए, बहुत छोटी बातें हैं एनसीईआरटी की, बहुत छोटी, लेकिन क्वेश्चन जब बनता है फिर स्टूडेंट को लगता है कि कहाँ से आ गया, लेकिन उनको पता ही होता है कि एनसीईआरटी का ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैक्सिमम है, चाहे आप अर्थ क्रस्ट की बात करें, चाहे आप बात करें किसकी, ह्यूमन की या बॉडी की बात करें, तो दोनों में ही जो ऑक्सीजन है वो क्या है, भी मैक्सिमम है। तो ये पॉइंट पे आपको क्या रखना है, याद रखना है कि ऑक्सीजन इज हाईएस्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट से, भैया अगर आप बात करोगे सर एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, वो भैया वो N2 है यार, और आप O2 की बात करें, मैं O2 की बात नहीं कर रहा, मैं ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो भी काउंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं वो भी काउंट होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट वन, ये आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। खैर, बाकी इस चार्ट से एक और चीज मुझे नोटिस करने को मिलती है कि हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं वो सारे केमिकल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं मार्स से आया हो या नेपट्यून या जुपिटर से आया हो, ठीक है। तो मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस, ये बकवास की बात है। तो जितना भी कुछ है हमारे बॉडी के अंदर वो सारा का सारा यही अर्थ से डिराइव हुआ है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में वो सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे। अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला हर एलिमेंट हमारी बॉडी में नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी में पाया जाने वाला हर एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में जरूर होगा। मतलब दोनों का कॉम्पोजिशन सिमिलर है, बस रेशियो क्या है, अलग अलग है। क्लियर पॉइंट। खैर, अब मैं आपको बस आज के लिए एक और टॉपिक बताऊंगा कि बायोमोलिक्यूल्स में रिटेंटेट और
फिल्ट्रेट का कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर मुझे पता करना हो कि भाई एक टिश्यू के अंदर, ह्यूमन टिश्यू के अंदर लेट्स से कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो लेट्स से एक रैट के लिया, मैंने रैट लिया और रैट का लिवर ले लिया, रैट का लिवर निकाल लिया, ठीक है, और उसके लिवर को अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया, उसमें ग्राइंड करने के बाद थोड़ा वाटर मिलाया, अच्छे से मिला लिया। उसके बाद मैंने उसमें कोई भी एसिड मिला लिया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया लेट्स से, ठीक है ना, जैसे कि जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ठीक है, हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मान लेते हैं। हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ले लिया और उस लिवर के का पूरा सॉल्यूशन बना लिया। अब पूरा का पूरा हमने अच्छे से ग्राइंड करके पूरा का पूरा मिल्क शेक जैसा बना लिया, पूरा एकदम शेक जैसा बना लिया। अब उसको मैंने फिल्टर पेपर लिया, ठीक है, और या कॉटन ले सकते हैं, और मैंने उसको फिल्टर कर लिया, लेट्स से कॉटन से कर लिया। अब फिल्टर करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि कुछ चीज़ें तो फिल्टर होके नीचे जार में या टेस्ट ट्यूब में आ जाती हैं, और कुछ जो चीज़ें वहीं कॉटन में रह जाती हैं। अब जो चीज़ें कॉटन में रह गई उसको बोल रहे हैं हम रिटेंटेट, ठीक है, और जो चीज़ें फिल्टर आउट हो गई उसको हमने लेट्स से बोल दिया फिल्ट्रेट। तो एक हो गया हमारा रिटेंटेट और एक हो गया हमारा फिल्ट्रेट। अब बड़ा वैसी बात है, जब आप चाय छानते हो तो सिंपल सा लॉजिक है सॉल्युबिलिटी का, पता ही आपको, आप तो बड़े बच्चे हो कि भाई चीनी जो है वो सॉल्युबलाइज हो गई, ठीक है, और दूध भी सॉल्युबलाइज हो गया पानी में, तो वो चीज़ें छन्नी से छनकर कप में आ गई, और जो चीज़ सॉल्युबलाइज नहीं होती चाय पत्ती, वो छन्नी में रह गई। अब वो किस पे डिपेंड, अब वो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंडेंट है, दूसरा किस पे डिपेंडेंट है, साइज पे डिपेंडेंट है। तो जो चीज़ें साइज में छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, वो सारी की सारी अच्छे से डिजोल्व हो जाती हैं, और डिजोल्व होकर वो फिल्ट्रेट के अंदर आती हैं। तो फिल्ट्रेट का मतलब साइज में छोटी चीजें, इसलिए मैंने उसको बोला बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो साइज में बड़ी है, उसको हमने बोला बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और वो कहाँ मिलेंगे, रिटेंटेट में मिलेंगे। अब नहीं आइए एक बार थोड़ा नजर डाल दें, आपने ये सुना भी होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जनरली हमने क्या देखा कि जितनी चीजें रिटेंटेट में मिली हैं उनका साइज 10,000 डाल्टन से बड़ा होता है। वो कौन है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड, जिनका साइज 10,000 डाल्टन से बड़ा है। इकलौते इसमें बेचारे लिपिड्स ही ऐसे हैं जिनका साइज जो है, लिपिड्स जिनका साइज जो है 10,000 डाल्टन से छोटा है, लेकिन फिर भी वो मिल रहे हैं किसमें, मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। बाकी तीनों का साइज बहुत ही बड़ा था, और होगा भी क्यों भाई, पॉलीसैकेराइड है, इसमें हजारों मोनोसैकेराइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड है, हजारों इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड में हजारों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सॉरी हजारों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोटाइड लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा, इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली वर्ड लगा भूल जाऊँ मैं, खैर। तो ये जितने पॉली वाले हैं ये मिले आपको मैक्रोमोलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, इन्हीं को मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। लिपिड क्योंकि साइज में बड़ा नहीं है तो इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल क्लियरली या स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते। हालांकि मिलता किसमें है, रिटेंटेट में मिलता है, जिसकी वजह बड़ी सिंपल है कि लिपिड और लिपिड में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, कि तू लिपिड मैं लिपिड, हम सब भाई 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 विच फोर्स ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर, जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं, कि दुश्मन को दुश्मन दोस्त, तू भी पानी का दुश्मन, मैं भी पानी का दुश्मन, दोनों साथ में आ गए। अब ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से लिपिड इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बनाकर अब जब ये ग्रुप बना लेते हैं तो इनका ओवरऑल साइज बड़ा हो जाता है। हालांकि इंडिविजुअल लिपिड का साइज क्या है, छोटा। भाई है क्या एक लिपिड, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल ही तो है, एक ग्लिसरॉल उसके साथ 3 फैटी एसिड की चेन, कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिपिड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन यस क्योंकि एग्रीगेट बना लेते हैं इसलिए ओवरऑल साइज बड़े होने की वजह से रिटेंटेट में पाए जाते हैं। बचा फिल्ट्रेट, उसमें जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, 800 डाल्टन से भी छोटा है, ठीक है। तो 800 डाल्टन से छोटे वाले मिलते हैं आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स में। इसमें सब होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जितने मोनोमर्स हैं, एलानिन, ग्लाइसिन, अमाइनो एसिड्स, आयंस, वाटर। तो आपसे कोई भी पूछे, कोई मोनोमर की बात करे, किसी अमाइनो एसिड की बात करें, या प्यूरिन पिरिमिडिन की बात करें, या राइबोज शुगर की बात करें, या फॉस्फेट आयन की बात करें, वाटर की बात करें, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और जो बड़े बड़े वाले हैं, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये सब आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और फिर
आगे अगर हम चलें तो हमारे पास यही सारी बातें हैं करने के लिए इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो कि हम ऑफ कोर्स बाकी डिटेल्स जो है नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि सेल के अंदर क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं और लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा आइडिया उसका, थोड़ा सा एसेंशियल लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड का आइडिया, फिर कोलेस्ट्रॉल का आइडिया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का थोड़ा आइडिया, थोड़ा शुगर का आइडिया लेंगे हम, और ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा सा फिर न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह और बाकी चीज़ें फिर कंटिन्यू करके, मतलब कहने का ये है कि नेक्स्ट क्लास से हम प्रोटीन्स और एंजाइम्स तक पहुंच जाएंगे और डिटेल में एंजाइम की भी बात कर लेंगे अगर हमें टाइम मिला तो आज की क्लास के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर हाँ सुशांत। सर वो आप जो बता रहे थे पीएनएस वाला जो है, हम्म जो न्यूरॉन होगा उसमें, तो एक हम्म होगा माइलिनेटेड और एक कुछ कुछ होंगे नॉन माइलिनेटेड वाले। हम्म। तो सर जो नॉन माइलिनेटेड वाले होंगे उनमें श्वान सेल तो बनाएगा नहीं, पर श्वान सेल प्रेजेंट होंगे तब भी। हाँ, शॉन सेल्स हर एक के पास होते हैं, चाहे वो माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो। मतलब कि शॉन सेल सर प्रॉपर्टी है, हाँ शॉन सेल प्रॉपर्टी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की। अब शॉन सेल्स ही दो तरीके के हो जाते हैं, या तो माइलिन बनाने वाले या तो नॉन माइलिन वाले। तो जिनके पास माइलिन हो चाहे ना हो, अगर वो पीएनएस का न्यूरॉन है तो शॉन सेल्स होंगे उसके पास। तो सर उनका जिन जो माइलिन बना ही नहीं रहे, तो उनका उधर क्या यूज है मतलब। रिपेयर भैया, अभी बताया ना, रिपेयर में भी फंक्शन है उनका। अच्छा ठीक है। Anybody else with any doubt? 2-3 मिनट आपके पास, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, देन आई वुड बी लीविंग। सर स्वान सेल का फंक्शन क्या था? एक चीज बेटा अभी शॉन सेल का फंक्शन बताया कि एक उसका जो मेन काम है वो है माइलिन बनाने का, क्योंकि हम तो उस तरीके से इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं माइलिन बनाना। और दूसरा उसका काम है रिपेयर ऑफ द न्यूरॉन में। ठीक। सर हाँ सर ये जो हमारा एक्टिनोमाइसिन प्रोटीन होता है वो तीनों टाइप की मसल्स में मिलेगा ना, मतलब तीनों मसल्स की प्रॉपर्टी होगी ना वो भी। हाँ हाँ, वो एक्टिन मायोसिन के, वो तो हर जगह मिलेगा बेटा, वो तो अमीबा से हमारे पास इवॉल्व होता आ रहा है। एक्टिन मायोसिन हमारे पास अमीबा के टाइम से कंजर्व्ड है। ओके सर। किसी और को कोई डाउट? चलिए फिर, अगर आपका किसी और का कोई डाउट नहीं है तो फिर लेट्स वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड कीप प्रिपेयरिंग सर फॉर बस वो द डीपी भी नेक्स्ट। देख लेना। हाँ श्योर श्योर श्योर, डीपी में देख लेता हूँ, आज बात कर लेते हैं। ओके। ओके थैंक यू सर।